हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा और ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वी विल टॉक अबाउट द एंटायर सीन ऑफ दैट 30th of November 2019. It was my IBPS PO mains exam. So if you want to listen this video in English, skip to this number and you will definitely enjoy this video in English. अभी पहले बात करेंगे हिंदी में। तो बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको उस पूरे दिन से रूबरू कराऊंगा जिस दिन मैं IBPS PO मेंस का पेपर देने गया था, यानी कि 30 नवंबर 2019 की बात में आपको फ्लैशबैक में मैं लेके जाऊंगा। और जैसे किसी दिन पेपर होता है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, तो आप क्या करते हो कि रात को नींद नहीं आती है। डेफिनेटली बटरफ्लाईज होंगी आपके स्टमक में, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ज्यादा ही उछलते हैं उस दिन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम पे सो जाएं, ठीक है। जैसे मेरा एग्जाम सुबह मेरी 8 बजे की रिपोर्टिंग थी। 8 बजे रिपोर्टिंग थी तो मैं क्या किया कि मुझे पता था नींद नहीं आनी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब भी मैं 10:30 बजे तक सो गया था, 10:30 पौने 11 तक, ताकि मैं 6:15 बजे तक उठ जाऊं। देखो, प्रॉपर नींद लेनी भी इम्पोर्टेंट होती है। नींद से क्या होता है कि अगर आपको अच्छी स्लीप, अगर आप एडिक्वेट स्लीप लेके गए हैं तो आपको अच्छी एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में, और आपका दिमाग ऐसे सोया हुआ नहीं मतलब महसूस करता, और आपका अच्छा एग्जाम निकलता है। वो एग्जाम अच्छा निकले ना निकले, बट एनर्जी पूरी रहती है। आपको जितना आता है आप उस हिसाब से वो एग्जाम करते हैं, जिस हिसाब से आप स्लीप मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं हमेशा कहूंगा ये, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं हुई है उस दिन नींद नहीं आई है तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिर भी बहुत अच्छा फोड़ के आ सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मैंने 6:15 की अलार्म लगाई, और उस दिन मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली वो चीज सोचता है। तो मैं उस दिन 6:05 पे उठ गया था, मुझे याद है, मतलब 5-10 मिनट में पहले ही उठ गया था, अलार्म बजने से भी पहले। तो वो चीज हमेशा होती है जब आपका कुछ इंपॉर्टेंट टाइम हो, या फिर आपको, मेरे साथ तो तब भी होता है अगर मुझे किसी ने सुबह खेलने बुलाया जल्दी, तो भी मतलब मैं उठ जाता हूँ जल्दी। तो उस दिन भी यही हुआ कि 6:15 का अलार्म, 6:05 पे मैं उठ गया। और एक और में इम्पोर्टेंट, आप बस मेरी बातें सुनते जाइए, और जो जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें से लगता है उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में भी, और अपने एग्जाम डे के दिन भी, और जब भी आपको मौका मिले आप उन चीजों से, मतलब मेरी बातों को ऐसे मतलब एंटरटेनमेंट की तरह आप ना सुने, और कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे घर से 30 किलोमीटर था, तो मुझे पता है कि 40-45 मिनट्स लगते हैं मुझे, बट मैं हमेशा एक बफर टाइम लेके चलता हूँ 20-25 मिनट का। कभी कभी जैसे इंपॉर्टेंट जगह जाना है तो फिर, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है तो मैं बफर लेके चलता हूँ आधे घंटे का। बफर मतलब कि आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को हटाते हैं। जैसे अगर आपका ट्रैफिक ना हो तो 40 मिनट लगते हैं। व्हाट इफ अगर वहां पे ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक हो गया या फिर कुछ और दिक्कत होगी, आपका बाइक पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो बफर टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। तो बफर टाइम मैं आधे घंटे का लेके चला था, 8 बजे पहुंचना था, तो मैं मतलब निकल गया था वहां से, 7 बजे से भी थोड़ा सा पहले निकल गया था घर से, तैयार व्यार होके। मतलब आधा पौने घंटा ही लगता है मुझे, ज्यादा तैयार होने में लगता नहीं है कुछ, ठीक है। तो 7:40 के आसपास मैं सेंटर पहुंच गया था, ठीक है। 30 किलोमीटर है, मैं एक्टिवा उठाता था और पहुंच जाता था सेंटर, ठीक है। तो 7:40 पे मैं पहुंच गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली है, लोग क्या करते हैं, वहां लोगों को देखा और लोगों के झुंड में खुद भी घुस के बातें बातें स्टार्ट कर दी जाके। देखो, बातें लोग नहीं करते हैं ढंग की उस दिन। आपको कुछ भी बात होगी तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि यार उसको तो इतना आता है, मुझे आता नहीं, वो कुछ और टॉपिक बोल देगा, कुछ पता नहीं होता, सब हवा में ऐसे तीर चला रहे होते हैं, बट वो चीज माइंड को इफेक्ट कर जाती है। तो मैं क्या करता था कि मैं कभी भी मतलब डिस्कशन में इंडल्ज नहीं होता था। मैं साइड में जाके खड़ा हो जाता था एक कोने में, धूप वूप बढ़िया सेकता था, और क्या करता था कि अपने आप से बातें करता था थोड़ी, कि बढ़िया आज का दिन अच्छा होगा, और
देखते हैं कि आज मेरी मतलब मेहनत जो मैंने की है वो बहुत काम आने वाली है आज। और मैं मतलब फोड़ने वाला हूँ। मतलब मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता था कि यार क्या हो जाएगा, ये वो नहीं हुआ तो क्या, ऐसा वैसा मैं कभी नहीं सोचा। और अगर आपके दिमाग में फिर भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो एक गाना वाना गुनगुना लो आप, आपका मतलब अच्छा टाइम निकल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो यही मैं करता था, या तो गाना वाना गा लो या फिर कुछ ऐसे ही अपनी कैलकुलेशन लगा लो, जैसे व्हाट इज 28 × 9। आप दिमाग में तो तुरंत करो कि 28 × 9 क्या होगा। 28 × 9 क्या होगा वैसे, आप ये कर लो। 14 × 9, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 14×9 कितना होता है, 126, 252, 252 आंसर आना चाहिए आपका दिमाग में। तो ऐसे ही मतलब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दो पॉजिटिव चीजें करके। कोई कोई परसेंटेज निकाल लो, ऐसे वैसे करके ना। मतलब वहां पे अलग खड़े रहो, धूप सेको, धूप नहीं सेकनी तो हवा लो। और किसी भी तरह लोगों के पास मत जाओ, देखो। ठीक है, अपने एक अलग जोन में रहो और उस जोन में अपने आप को बस पॉजिटिव एनर्जी देते रहो कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो सेकंड चीज यही है कि डू नॉट इंडल्ज इन एनी डिस्कशन। ठीक है, और फिर क्या होता था, जैसे अब मैं 7:40 पे वहां पहुंच गया, तो फिर अब 8:30 बजे, 8:30 नहीं मतलब कि 9 बजे पेपर शुरू होना है। 8 बजे की एंट्री, 9 बजे पेपर शुरू होना था। तो मैं अराउंड 8:20 पे या फिर 8:15 पे मैं अंदर चल गया था। ठीक है, आफ्टर गिविंग माई सेल्फ पॉजिटिव एनर्जी, आफ्टर पार्किंग माई एक्टिवा एंड आई वेंट, मैं वहां पे चल गया। और मेरा वो बायोमेट्रिक वगैरह होते होते जब मैं सीट पे बैठा तो मेरे पास आधे घंटे के आसपास टाइम था। ठीक है, मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ, मतलब मेरे पास अब आधा घंटा और है अपने आप से पॉजिटिव बात करने की। वहां पे भी क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ओ भाई, एग्जाम के बाद बहुत समय मिलेगा, आप तब बात कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपको बात बिल्कुल नहीं करनी है किसी से। ठीक है, अपने आप से ही बात करो और पॉजिटिव बात करो। ठीक है, और कुछ अच्छा ही याद करो, कुछ सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर लो माइंड में, ताकि माइंड एक्टिव एक्टिव होने लग जाए, उस स्टेट में आ जाए कि हाँ जैसे एग्जाम में सवाल आएंगे तो आप करने लायक हो जाओ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि 29 मिनट में आप रिलैक्स करो, पानी वानी पीना, एक बार पानी पी के आओ, बायो ब्रेक जानी है वो जाके आओ। और सीट पे आके जब 10 मिनट बचे ना, तब तो हिलो ही मत वहां से, वहां बैठ जाओ, हेड डाउन करके रिलैक्स कर लो 2-4 मिनट। और मतलब चार्ज अप हो जाओ उस टाइम पूरा। चार्ज अप जब हो जाओगे ना, और उसके बाद क्या होता है कि जब 10 मिनट बचते हैं तो एक स्क्रीन आ जाती है, वहां पे लिखा होता है कि स्टार्ट योर एग्जाम। अगर आप स्टार्ट योर एग्जाम वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाता है कि यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम इन 9 minutes 57 seconds। या फिर उस पर मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहो, और जब वो 1 मिनट के आसपास दिखाए तो बिल्कुल अब ऐसे रेडी हो जाओ कि हाँ यार पेन वैन अपना रेडी है, खुला हुआ है, और मैंने पेपर ले लिया और दैट्स इट। ठीक है, और वहां पे रफ शीट्स ना मिले तो एक बार हाथ खड़े करके जरूर उनको रिमाइंड करा देना कि भाई रफ शीट्स दे दो, मतलब हाथ पे थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने सीन कितना बता दिया आपको। सीट पे बैठ के और आराम से बढ़िया रिलैक्स होके बस पेपर स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही 30 सेकंड बचे हैं, लंबी सांस लो और भगवान का शुक्रिया करो कि आपको मेंस तक पहुंचाया है, और अब बस आप मेंस फोड़ने वाले हो। ठीक है, तो वो लंबी सांस लेके बस आपका एग्जाम जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला सेक्शन मेरे सामने कौन सा खुला था, रीजनिंग का सेक्शन खुला था। रीजनिंग में क्या है कि शुरू में मुझे दिख गई 1-2 पजल, और मैं वहीं पजल हो गया। देखो, कितना भी तगड़ा इंसान हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर शुरू में पजल आप करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम होता है तो बटरफ्लाई सबके स्टमक में होती है, तो मैंने 1-2 पजल स्किप की। ठीक है, स्किप तो मैं कर देता था, मुझे पता था कि हार्ड आएगा तो मैं स्किप करूंगा। और वहां पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आप प्लान कुछ और बना के गए हो, और ऐसे मत करना कि प्रेशर में या नर्वसनेस में आके आप अपना प्लान ही चेंज कर दो और आप पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो गए हो। आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन सा मैं सवाल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब पता होना चाहिए आपको। मैंने पजल स्किप की 2-3। उसके बाद आया मेरा डायरेक्शन सेंस का एक सवाल। मैंने वो डायरेक्शन सेंस का सवाल उठाया, और मैं सोचता था कि जो सवाल जैसे मुझे आते हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस वाला बहुत इजी सवाल होता है, चाहे कितना भी कोडेड और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया हो। ठीक है, तो मैं सोचता था ये तो मेरे को पूरे, और वो 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। ठीक है, एक ही साथ
एक ही बंच ऑफ 3 क्वेश्चंस और वो 2-2 मार्क्स पर क्वेश्चन थे। तो 6 नंबर का सवाल था, मैं सोचा ये 6 नंबर मुझे लेने हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो पहला ही सवाल था और मैं एक एक चीज जैसे देख देख के डबल क्रॉस चेक, ट्रिपल क्रॉस चेक करके फिर कर रहा था। तो मैंने वो तीनों सवाल कर दिए, लेकिन मुझे टाइम बड़ा लग गया उसमें। ऐसा मुझे लगा कि यार 10-12 मिनट तो मैंने इसमें लगा दिए। तो मैं ऐसे सोचने लग गया और मुझे लगा कि यार ये लेवल तो बहुत हार्ड होता है, लेवल तो बहुत हार्ड होता है और बड़ा मुश्किल है यार इसको मतलब पार करना। और अभी तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाया हूँ, 10-15 मिनट मेरे निकल गए हैं। बट देन यही पॉइंट होता है कि आप अपने आप को समझाओ कि इसमें 15 मिनट लग गए तो क्या हो गया, आगे बहुत सवाल है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा और जितने हो सके मैं करूंगा और लास्ट तक लड़ूंगा। ये बार बार अपने आप को बताना वहां पे, ये पॉजिटिव पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में उल्टे ख्याल आ जाएंगे कि अपना तो नहीं होना, बट आपको बताना है कि होगा भाई, लास्ट तक लड़ेंगे और जरूर होगा अपना। ठीक है। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस और उठाए, कोडिंग डिकोडिंग के उठाए, ब्लड रिलेशन का उठाया। ऐसे करते करते ना जब लास्ट के 10-5 मिनट रह गए ना, 10-15 मिनट, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक गलती कर दी, वो आप मत करना। मुझे लगा यार मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कम है, मेरा नहीं हो सकता सिलेक्शन। तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही मैंने सोचा कि यार मतलब मैं उस टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे अटेम्प्टेड है उनको बढ़ाने के चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने अपना कौन से होते हैं यार वो सवाल, क्रिटिकल रीजनिंग वाले, क्रिटिकल रीजनिंग वाले 6-7 जितने भी सवाल थे, 6-7 सवाल थे या फिर 5-6 सवाल थे, वो मैंने अटेम्प्ट कर दिए। उसमें से 4 या 5 मैंने अटेम्प्ट कर दिए। वो थोड़ा सा मैंने ना इनर रश किया था, मतलब मेरे को थोड़ा भी लग रहा था मैं टिक मार दे रहा था। बट वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है ना, आप उनको एक बार प्रैक्टिस करो यहाँ पे। अगर आपकी यहाँ पे काफी अच्छी एक्यूरेसी बन रही है, आप तब उनको जाके अटेम्प्ट करो। वहां पे भी मेरी ठीक ठाक एक्यूरेसी थी और मुझे लगता है कि वहां पे भी मेरे 5 में से कम 2 सवाल तो जरूर सही हुए होंगे। बट वो मुझे नहीं करने चाहिए थे 5। अगर मैं 3 या 4 भी अच्छे से करता, 3 भी अच्छे से करता, तो मेरे तीनों सही होते। मैंने वो जल्दबाजी में किए क्योंकि मैं सोच रहा था मैं सारे कर दूं और मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पीछे मत भागना, कम अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मेरे थोड़े से नेगेटिव के चक्कर में ना मतलब 13-14 नंबर ही आए रीजनिंग में। बट वो ठीक नंबर थे, मतलब मुझे पेपर क्लियर कराने के लिए इनफ थे और मेरा पेपर क्लियर हो गया था। ठीक है, आपको पता ही है सबको। उसके बाद मैंने क्या किया कि पजल एक सॉल्व की थी। तो उसके 3 क्वेश्चन थे, एक नंबर के ही थे और वो छोटी पजल थी, तो मैंने वो आइडेंटिफाई की और वो सॉल्व की थी। वो पहले ही कर ली थी। उसके बाद मैं थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में 10 मिनट में मैंने 5-6 क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल कर दिए थे, जो कि पूरे नहीं करने चाहिए थे, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, 1-2 में मेरे को डबल माइंड था, फिर भी मैंने टिक कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। पहला सेक्शन खत्म, 18 या 19 अटेम्प्ट। और ऐसा था कि हाँ मतलब मैंने कवर अप कर लिया। पहले सवाल में काफी टाइम लगा, लेकिन कवर अप कर लिया। तो मेरे को लगा कि चल ठीक है भाई, है अभी रेस में। सेकंड है इंग्लिश। इंग्लिश का मेरा प्लान हमेशा ये रहता है कि जो भी ग्रामर के सवाल दिखे उनको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा ज्यादा टाइम बचाओ। तो 8-10 सवाल ही थे ग्रामर के, जो मैंने 8-10 या 11-12 मिनट में कर दिए थे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे छोटे छोटे। देखो, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्पर, इन दिस सीक्वेंस मैं अटेम्प्ट करता था हमेशा। तो ग्रामर क्वेश्चन को मैं फास्ट करने की कोशिश करता था। ग्रामर मैंने कर ली 5-6 या 7, मतलब एक सवाल नहीं किया था ग्रामर का, बाकी सारे कर दिए थे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको पहले देखना है कि छोटे वाले कौन से हैं, जो छोटे पैराग्राफ हैं। और देखो, 2 चीज होती है, एक छोटा पैराग्राफ होगा और उसके साथ 3 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, और दूसरा छोटे से थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ होगा, लेकिन उसके तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन मतलब कि पैसेज बेस्ड है या फिर इन्फरेंस बेस्ड है, ये आपको देखना पड़ेगा कि किसमें जो पैसेज से रिलेटेड डायरेक्टली हैं, वो चाहे एक नंबर के भी हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। इन्फेरेंस बेस्ड वालों को बाद में कीजिए, क्योंकि उसमें तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑथर थिंकिंग। ठीक है, तो जैसे भी हो आप कोशिश करना कि ग्रामर, देन सिंपल वाले आरसीज ढूंढ लो, और फिर मुश्किल वाले, मतलब कंपैरेटिवली मुश्किल वाले आरसीज कर लो, और उसके बाद आप क्या करो,
पैरा जंबल। तो मैंने क्या किया था, 35 में से 29 सवाल अटेम्प्ट किए थे। 29 के बाद जो 6 मेरे बच्चे थे, उसमें क्या था, 6 में से 5 तो पैरा जंबल का ही सेट था। पैरा जंबल में भी क्या था कि पहले तो आपको हर सेंटेंस को जंबल्ड करके दिया हुआ था। पहले उन सेंटेंस को 5 सेंटेंस को एक बार सही करो और फिर उन 5 को आप पैरा जंबल में बनाओ। तो वो बड़ा दिक्कत मुझे लगा, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया और मेरे पास लास्ट में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा। और वो एक क्वेश्चन ग्रामर का जो मेरे को बिल्कुल ही मतलब हवा भी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने वो भी छोड़ दिया था, ग्रामर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बस यही 6 सवाल छूटे थे और मेरे 24 नंबर के आसपास नंबर थे इंग्लिश में, 29 मेरे अटेम्प्ट थे। तो मैं कहूंगा कि हाँ मतलब बढ़िया नंबर थे। इंग्लिश सेक्शन मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे को ऐसे बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है इंग्लिश सेक्शन में। मैं भी बहुत फोकस्ड था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्या है कि आपको माइंड बहुत भटकता है, लेकिन आपको फोकस रखना है। आपको उन शब्दों को पढ़ के, सिर्फ पढ़ के ऐसे निकल नहीं जाना है, उनको यहाँ भेजे में घुसाने का है। उनको घुसाओगे तभी आपके सवाल का जवाब दोगे, नहीं तो आप 3-4 बार वही पढ़ते रह जाओगे और 1-2 पैसेज अटेम्प्ट करोगे, 2-4 ग्रामर करोगे और बस इतने में रह जाओगे। ठीक है, और आपको ये कभी भी अपने आप को बोलना नहीं है कि इंग्लिश मतलब अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। आप इंग्लिश में देखो, एक्यूरेसी तभी बनेगी अगर आप कॉन्फिडेंट हो। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने जो भी आपने यार इतनी इंग्लिश की प्रैक्टिस की है, तो आपने प्री भी क्लियर किया है, तो आप इंग्लिश पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और इंग्लिश को अच्छे से करो यार। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन मेरा था जीके का। जीके को मैं हमेशा बोलता हूँ रिलैक्सिंग सेक्शन। ठीक है, अगर आपने किया है, अच्छे से कर लिया है पेपर जीके की तैयारी, तो भी आप रिलैक्स होकर टिक मार्क करोगे। अगर नहीं किया है तो भी वहां सिर्फ रिलैक्स ही करोगे आप, अगर जीके आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो जीके को मैं रिलैक्सिंग सेक्शन बोलूंगा हमेशा। उस सेक्शन में आपका क्या है कि माइंड वापस रिचार्ज हो जाता है। 40 सवाल होते हैं, आप जल्दी जल्दी 40 अटेम्प्ट कर देते हो। आप या तो आएगा या नहीं आएगा वो सवाल। ठीक है, तो आप तैयारी अगर अच्छे से करके जा रहे हो, 3-4 बार रिवाइज करके जा रहे हो चीजों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर अपने 5-6 महीने अच्छे से कर रहे हैं पिछले वाले। ठीक है, तो जीके में भी मैंने क्या किया था कि मैंने जीके अच्छी खासी पढ़ी हुई थी। मैं 7 महीने की तैयारी करके गया था। मतलब 7 मंथ जो पिछले थे वो सारे मैं करके गया था। इवन अगर 8वें 9वें 10वें महीने से भी कुछ आता तो मैं बता पाता। मतलब अगर 10 क्वेश्चन पिछले 8वें महीने से आए तो भी मैं 6 क्वेश्चन तो कर देता। मतलब मैं शुरू से ही पढ़ रहा था, सुनता तो डेली था ही एटलीस्ट, अगर डेली नोट्स भी नहीं बना रहा तो भी। तो इसलिए मेरी तैयारी अच्छी थी। मैंने 34 सवाल किए थे, मेरे 30 के आसपास सही थे और मेरे 28 नंबर आ गए थे। तो मैं जीके में कहूंगा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई खास। इसके बाद है क्वांट। भाई ये सेक्शन तो ना नानी दादी सब याद दिला देता है उधर, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल करना है। सिर्फ करना क्या है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डूएबल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। देखो पेपर जिसने बनाया है, कहीं ना कहीं डूएबल क्वेश्चंस छुपा के रखे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपको मिलेगा, डूएबल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पीछे मत भागना। कोशिश पहले ये करना कि कम से कम आप 1 या 2 DI सेट, मतलब एक बार आप पहले 2-3 मिनट लेके आप क्या करोगे, देख लो कि कौन से डुएबल सेट्स हैं। उन डुएबल सेट्स को अपने एक पेज पे नोट कर लो कि हाँ यार 8वें से लेके 13वां क्वेश्चन तक एक जो सेट है वो डुएबल है एंड आई विल अटेम्प्ट इट फर्स्ट। तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, ये चीज है। तो वो डुएबल एक DI सेट ढूंढ लेना। और मतलब मेरे टाइम पे तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 ही सवाल थे जो 1-1 नंबर के थे, बाकी सब इन 5 में भी मतलब 2 का एक सेट था और 3 का एक सेट था। और बाकी जो भी सवाल थे उन सवालों में सिर्फ DI थी। DI ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नॉर्मल DI, वो ऐसे थी कि अरिथमेटिक बेस्ड DI भी थी और आपके बहुत छोटी छोटी DI थी, बट बहुत सोचना पड़ेगा उसमें आपको। टाइम एंड वर्क की DI थी और नॉर्मल 2 कोई चार्ट्स मिला के एक DI थी, एक केस स्लाइड था। तो ऐसे करके ना काफी 7-8 सेट थे वो। तो उन सेट्स में से आपको ढूंढना पड़ेगा
और कोई ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगे तो वो ये याद रखना कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। अगर वो अरिथमेटिक में DI डाल रहा है तो आपको कंसेप्ट बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको एक डुएबल सेट ढूंढना और वो सेट करना। मैंने भी क्या किया था कि एक ढूंढ लिया था, उसमें मेरे को बहुत टाइम भी लग गया था, मतलब 10-15 मिनट के आसपास लग गए थे। और मैंने सोचा भाई मेरे से तो एक भी नहीं हो रहा, मैं कैसे कर लूंगा। बट फिर वही बात है, अपने आप को झटका दो फिर से कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं भी कर सकता तो भी मैं लड़ूंगा 45 मिनट तक। और अगर क्या हो गया 15 मिनट चले गए तो 30 मिनट तो है, तो उन 30 मिनट में आप करो तैयारी। तैयारी मतलब अगले सवाल करने की तैयारी। अगर एक नहीं बना तो कोई बात नहीं, 15 मिनट भी निकल गई तो भी कोई बात नहीं, 30 मिनट का एग्जाम समझ के कर दो कि 30 मिनट में मुझे करने हैं। और मैंने क्या था, 5 सवाल 2-2 नंबर के कर दिए और 5 सवाल 1-1 नंबर के कर दिए। तो मेरे 15 थे और एक गलत हो गया सवाल, तो 13.75 मेरे मार्क्स आ गए थे। तो इस तरह से ना, मतलब लास्ट तक हार मत मानो आप। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, उसको देखा कम ही लोगों ने, बट जिन्होंने देख लिया उनको तो पता चल गया है कि बढ़िया, वो सब कुछ उन्हें पता चल गया है। बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें उस वीडियो को। और उसमें मैंने यही बताया कि भाई स्पेलिंग और ग्रामर पे आप ज्यादा फोकस करो, और भी कुछ रूल्स बताए हैं वो आप प्लीज वहां से देख लेना, ठीक है। और जब मेरा ये पूरा पेपर हो गया तो मेरी ये आदत है कि मैं, मतलब पेपर खत्म हो जाए तो एक बार स्माइल दे के, बहुत लंबी सांस लेके बस बस थैंक यू बोल देता हूँ भगवान को एक बार। क्योंकि जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये सबको नहीं मिलती एग्जाम देने की। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के आप एग्जाम दे रहे हो, आपको तैयारी करने की फैसिलिटी, आपको मतलब बहुत ग्रेटफुल रहना पड़ेगा जो आपके पास चीजें हैं उनके लिए। जब भी आप मतलब कुछ आगे चीज के लिए एम कर रहे हैं तो जो अभी आपके पास चीजें हैं उनकी आप वैल्यू करो और उनके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि सबके पास वो प्रिविलेजेस नहीं है जो आपके पास है। तो बस मैं भी एग्जाम सेंटर से निकल के थैंक यू बोल के बस ये सोचता था कि, मैंने ये सोचा था जैसे ही मेरा एग्जाम हुआ, मैं बोला देखो मेरा बहुत तगड़ा पेपर नहीं हुआ, बट अगर मेरा नहीं हुआ तो बाकियों का भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं तो तैयारी वैयारी बढ़िया करके आया था। और मेरा पेपर में भी मैं दिमाग खुला रख के कर रहा था। तो मैंने यही सोचा था कि चलो, फिर भी मैंने मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा हो ही जाएगा या फिर मेरा नहीं ही होगा। मैं बोला चल जो हो गया हो गया। और जब मैं वापस आता था एग्जाम से तो मैं अपने अगले अगले पेपर के बारे में सोचने लग जाता था कि मेरा नेक्स्ट पेपर कौन सा है। जैसे 30 नवंबर को ये था, 7 दिसंबर को मेरा क्लर्क का प्री एग्जाम था, IBPS क्लर्क का। तो मैं फिर उसके बारे में सोचने लग गया कि यार अब जो 7 दिन बचे हैं उसमें क्या करूंगा। और फिर उस दिन रात को आके आराम से रिलैक्स फ्लैक्स करके बस थोड़ा सा सोच लेता था आधे पौने घंटे की करना गया अगले पेपर के लिए। तो लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। तो आप भी बस IBPS PO के लिए ये करो। बाकी मैं एक और शायद ट्राई करूंगा कि वीडियो बना दूं जिसमें मैं ये बताऊं कि आपको मतलब कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने कैसे किया, ये तो मैंने आपको पूरा सीन बता दिया। और लास्ट दिन बस जल्दी सो जाना भाई, ये मैं कहूंगा हमेशा। और इसके अलावा बस यही कहूंगा, और अपने ऊपर भरोसा रखो, जितने भी दिन बचे हैं उनमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि 2021 आपका साल है और आप इसमें बहुत अच्छे से पेपर देंगे, ठीक है। कुछ भी हो डरना नहीं है, बस करना है, ठीक है। तो अब काफी लंबी हो गई है हिंदी में वीडियो, तो फिर भी लेट्स टॉक this thing in English as well, and I will try to tell you the exact scene that happened on 29th, or sorry, on 30th of November 2019. I'll take back you to that date and we'll discuss what happened right from the morning till the end of the exam. So I set up the alarm for 6:15 in the morning because I have to reach. My reporting time for the exam was 8 a.m. and I set the alarm for 6:15. But as they say that when there is an important day, you wake up even before the alarm rang. ठीक है, alarm rings. So alarm rang at 6:15, but I already woke up at 6:05 in the morning on that day. And one thing that, let's say
my reporting time was 8 a.m. So I have always taken a buffer time to reach the center. Like from my home, it usually takes 30 to 35 or 40 minutes to reach the center, but I have kept a bracket of 1 hour. Like I left home by 7 p.m. so that if even some unexpected happens, like if my bike got puncture or some traffic, I stuck in some traffic, so how would I reach there? So I have kept 30 minutes aside. So for 30 minutes I have taken 1 hour. I have left home 1 hour uh, before the reporting time. So I reached there at 7:40. I reached there at 7:40. So the next important thing is that you should not indulge in any of the discussion before the exam with anyone. So what I did was I stood alone in a corner, and I just took some light from the sun and make myself ready for the exam. I have asked myself a couple of questions for some mental calculation, some simple questions to boost my confidence. Or if you do not want to ask yourself some simple question, you just sing a few songs in your mind, and you will be refreshed, and just do some positive talk with yourself, and you will be ready for the exam. And but make sure that you do not indulge in any of the discussion, because people discuss vague things, weird things, and those weird things occupy your mind, and you get distracted, and you feel scared a lot, and you feel some undue pressure, and that can ruin your exam, that can ruin your entire exam. So make sure that you do not indulge in any of the discussion. Next thing, that I have entered the exam hall 40 minutes before the exam starts, and by when it was 30 minutes to my exam, I sat on my seat after after getting done by the biometric and other formalities of attendance. And then I went for a bio break and some water break, and I relaxed my mind, and it was like now 10 minutes to go for the exam. If you still do not receive your rough sheets, make sure that you raise your hand and ask for it, right? So after that, there is a button on your screen. When it is like 10 minutes away from your exam, you will see that button. That button will say that start your exam. So you should keep clicking that button 4-5 times in those 10 minutes. Why I'm asking you to do that? That button will give you the remaining time before your exam. So like I used to click it like after every 2-3 minutes, so that I can see that my exam is going to start in just 2-3 minutes or 4 minutes. So when it says 30 seconds to go for your exam, just take a long deep breath and make sure that you take blessings from your God, and whatever you can do to keep yourself positive in the last second, do that, and bang, exam start. Reasoning section was the first section. You will definitely have some butterflies in your stomach, and those butterflies, you should keep yourself calm. So when I was sitting there, the starting few questions were of puzzle. I skipped those puzzles, 2-3 puzzles at the start. I skipped them. I come across a direction sense question. I attempted that direction sense question, but my speed was not even 0.5 of what I expected. Because due to those butterflies in my stomach, I took like 10 to 15 minutes for the set of 3 questions, 2 marks each. So by the time 13-14 minute
went on, and I have done that question, but I should not have taken these many minutes for that simple question. It was a coded direction sense, but it didn't deserve 14 minutes of mine, 14 important minutes of mine. So, but at that time, I thought, yeah, I have just done one question, sorry, three questions. That was a one set, and I don't think that I deserve to be here, or I deserve to be in the final list. So these kind of thoughts came up at that time. But again, whenever something this happens to you, just flip those thoughts, or just bounce back from there, and that will decide your actual result, right? So I have always said that the mains exam tests your mindset more than your skill set. So after that, I have told myself that I will compensate these minutes in some next question by increasing my speed to 2x. So then I got some coding, decoding, some blood relation questions, and I've done those questions a bit faster than I did the direction sense question. So after that, I made a mistake that I would like to tell you, and I would like to tell you because I do not want that you make the same mistake in the exam. So I thought that my attempts are very less, and I need to increase them. So I found out a simple way. I thought that critical reasoning question, when 10 minutes were there in this section, I thought that critical reasoning questions will take very less time, and I have attempted like 4, 5 or 6 questions. I do not remember the actual number, but I did them in a rush. So you do not have to rush there. Just keep your calm, focus on the accuracy, and only attempt critical reasoning question if you think that you can be very accurate in that, right? So I had a decent accuracy in the critical reasoning questions, but only if I have done them with all my care and all my carefulness, right? So when I look back into the time, I think that I should not have done 5 or 6 critical reasoning questions. I should have just attempted 3, but those 3 should be correct. That was my mistake. Just for the sake of increasing the number of attempts, I did those questions. So I would advise you to only attempt if you think that it will be accurate, right? And keep an eye on your accuracy of critical reasoning in the mocks as well, right? And I have attempted one puzzle as well. Three questions set it was, and I think I made that question correct. So after in reasoning, like 18-19 attempts and few mistakes in critical reasoning, and that is why I ended up with like 13.5 or 14 marks in reasoning. But I think those were enough. Sitting here as a probationary officer, I think that those 13.5 marks were enough. English. Next section was English, I guess. In English, my strategy is always the same, that I would attempt the grammar questions very fast, so that I can have a lot of time for reading comprehension, and then at the last, if I have some time, I'll go for para jumble as well. So there were 8 to 10 grammar questions. I have done those 8 to 10 grammar questions in 10 to 12 minutes, and after that the remaining time was for reading comprehension. I have attempted all the reading comprehensions there, but make sure that you find out which reading comprehensions you are more comfortable with. Like if there are reading comprehensions, if there is a average length reading comprehension with simpler questions. By simpler question, I mean that they are content based questions, they are not inference based questions. You can directly solve them by reading the paragraph, but in inference based questions you would not directly get the answer from the paragraph. You need to think from the point of view of the author. So make sure that
make sure that you identify the correct passages and do them first, and then you do the other ones, right? So this was the strategy in English, and I think I have done well in English. I attempted 29 questions out of the 35 questions. The 6 questions that I left uh, were one question from grammar. I do not know what was that question, but that question was something out of the box, and I left that. And 5 questions of parajumble. It was a single set, but in that set it was complicated enough to leave it. I That question was saying to me that please leave. I would not get solved by you. So in that question, what was there? So every sentence was itself jumbled, and then the 5 sentence after making them after making them unjumbled, I need to then again arrange those 5 points in one sentence or one paragraph. So it was quite a complicated parajumble, and it was worth it to leave it. And I didn't even have other option as well than leave it. So I left it. But I have attempted 29. I've got 24 point something or 23 point something, and I think I have done well in English. So the next section was general awareness. So I call it general awareness, the relaxing section. So if you know general awareness, if you have prepared well, then you can sit back, you can relax yourself and solve those questions one by one with free mind, right? And you do not need to put extra efforts for that. And even if you have not prepared well, you can sit back and relax, because there is no other option for you. You cannot just think and you can crack general knowledge. No, it would not happen. Please don't fool yourself, right? So make sure that you prepare well. You revise it 3-4 times, and I hope that you will come in the first category of relaxing students. Right. So in GK, I have prepared well. I have prepared 7 months GK, and even I have prepared 8th, 9th or 10th month as well, but not for that exam. But before that, I think I have put in adequate amount of hours in general awareness, and I think that I have done well. I have done well in general awareness. I attempted 34 questions. I have attempted 34 questions, and I think 30 were right out of those 34 questions. And I've scored like 28.75 or 27.75 marks in general awareness, and I think those marks were worth it. And the last section was quantitative aptitude. This section will test a lot of your mindset, a lot of your calmness. And in this section, the only thing I would like to tell you is that keep yourself calm and find the doable questions. There should be few doable questions, few doable DI sets, but you need to find them out. The task is to find them out. If you find them, you will definitely crack those 1 or 2 sets. And if I have to give you advice, I would say that for the first 3-4 minutes, go through the entire entire section and find out those 2-3 those initially find out 2 sets that you would attempt first, right? Like from 8 to 13, if there is a set, then you should attempt that first. You should note down that on your sheet that you will attempt 8 to 13 first, and then you will attempt like 19 to 24 SSA. That's the way you do it. In my there were only DI sets and 5 separate question of 1 mark each.
And even though in those 5 questions, one was a set of 2 questions and one was a set of 3 questions. So there were not even a single question who was independent, right? So I have done one set of DI, 2 marks each, 5 questions were there, 10 marks, and I have done those 5 questions of 1 mark each as well. So I have attempted 15 questions. I have attempted 10 questions worth 15 marks. I have got 1 question of 1 mark wrong, and I've got 13.75 in that section. And I think because I was calm, I got these many marks. Otherwise, it would be very, very tough, right? So finding doable questions would be the key in the quant section. And do not fear, right? You will get your everyone is strong at somewhere, so find out where you are strong at, and can you find that strong area somewhere in that section of quant, and you can correlate with it, and you should attempt that first, right? You will feel some good vibes with some questions, and you should attempt those questions. Trust your intuition, right? And in the descriptive, as I have already told in my last video, only a few of you have watched it, but if you have watched it, you know that it is worth it to watch, right? So do focus on spelling and grammar, and you will get through this section very easily. And I used to take a long breath after every exam, and be grateful for this opportunity, because a lot of you would not realize the value of the privileges that you have got, but you should thank God every day. You should be grateful for what you have. You have all the facilities to prepare for these exams. Some people do not even have the money to fill the forms. So be grateful while you are chasing your goals. Be grateful for the things that you already have. It will definitely add some positives to your mindset, to your everything. You will feel that the world is a more beautiful place to live, and definitely you will clear this exam if you keep your mindset right and your skill set right. So on this note, I would like to say goodbye until we meet again. And I wish you all the luck, and hopefully I'll try to make 1 or 2 more videos for this exam, and that's it. So do like, share, subscribe if you liked the video, and do not forget to join our Telegram channel, right? So all the links, if you want to connect with me, all the links are there in the description. That's it. So all the very best, and good luck, and keep that smile up. All the best.